हेलो एस्पिरेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। आज हम लोग यहाँ पर तीन टॉपिक देखेंगे जो कि पिछले 2 दिनों में न्यूज़पेपर में हमें मिले हैं। उनको थोड़ा सा डिटेल में एनालाइज करना ज़रूरी है हमारे लिए। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है इंडियन क्वांटम फ्यूचर। देखिए, ये द हिंदू का आर्टिकल था। सेकंड हम लोग देखेंगे जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के बारे में। और थर्ड हम लोग देखेंगे अबाउट दी पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, India's quantum future. In 23, India launched a mission to rapidly develop quantum technologies, but it is far behind China and US in terms of filing patents and research paper. तो ये अपने आप में एक ऑर्डर पॉइंट अपने बन जाता है जब ग्लोबल लेवल पर बात आती है कि हमें क्वांटम फ्यूचर तो है वर्ल्ड का। क्योंकि देखिए, अगर पिछला पूरा एक जो सेंचुरी थी वो बदली थी कंप्यूटर्स ने, और ये जो सेंचुरी है अगले 100 ईयर्स ये बदलेंगे क्वांटम। ओके, चलिए, ये हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी सिलेबस का पार्ट आता है, दैट साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड देयर एप्लीकेशन एंड इफेक्ट इन एवरीडे लाइफ। देखिए, हमेशा जब भी आप किसी टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हो ना, उसमें दो एस्पेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक है उनकी एप्लीकेशंस और रियल लाइफ पर उनके क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे। ठीक है। सेकेंड इज अवेयरनेस इन द फील्ड ऑफ आईटी, स्पेस, कंप्यूटर्स, रोबोटिक्स, नैनो एंड बायोटेक्नोलॉजी। ये पीवाईक्यूज हैं जो आए थे, और देखिए यहाँ भी उसने यही पूछा था। इंडिया का जो भी मिशन लॉन्च किया गया था नैनो साइंस को लेकर, उसके फीचर्स और उसकी एप्लीकेशन। ठीक है, चलिए। तो हमारे जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स होते हैं दे आर बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर मतलब या तो वो जीरो को एक्सेप्ट करेंगे या फिर वन को एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं दे आर बेस्ड ऑन क्यूबिट्स। क्यूबिट्स मतलब जीरो हो सकता है, वन हो सकता है, या फिर इंटरमीडिएट हो सकता है। दैट इज कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इनको 0 1 1 0 0 0 या 1 1। ओके, इसलिए ये जो क्वांटम कंप्यूटर्स हैं ये ज्यादा इफेक्टिव हैं और ये वो वर्क कर सकते हैं विद इन फ्यू सेकेंड्स और मिनट्स, जो कि ट्रेडिशनल कंप्यूटर्स को करने में कई साल लग सकते हैं। ओके, अब ये जिस प्रिंसिपल पे वर्क करते हैं उससे रिलेटेड तीन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं जिनके बारे में हमें जानना चाहिए। फर्स्ट इज सुपरपोजिशन, सेकंड इज क्वांटम एंटेंगलमेंट एंड थर्ड इज क्वांटम इंटरफेरेंस। सो व्हाट इज क्वांटम सुपरपोजिशन? क्वांटम सुपरपोजिशन मतलब कि एक पार्टिकल जो है वो मल्टीपल स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है। ऑलराइट, तो इसके बारे में आप यू कैन नोट डाउन दैट एबिलिटी ऑफ पार्टिकल टू एग्जिस्ट in multiple possible quantum state. Okay, that is called as superposition. It's like जैसे समंदर में जब वेव्स आती हैं तो आपने देखी होंगी ना, एक के पीछे एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज होती रहती हैं। ठीक है, बस उसी तरीके से समझिए जैसे वेव्स आती हैं समंदर में, एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज होकर उसी तरीके से ये बिहेव करते हैं यहाँ पर। क्वांटम एंटेंगलमेंट, इसको मैंने आपको समझाया था न्यूज़पेपर एनालिसिस के टाइम पर, जुड़वा भाइयों की तरीके से कि आप एक को अगर कुछ करोगे तो दूसरे को वो चीज फील होगी। ठीक है, आप एक को छू नहीं सकते बिना दूसरे को एहसास हुए। वैसे ही यहाँ पर क्वांटम एंटेंगलमेंट में होता है। ये एक ऐसी सिचुएशन कहलाती है इन विच पार्टिकल्स आर इंटरलिंक्ड एंड कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इंडिपेंडेंटली। राइट, यानी कि अगर हम एक पार्टिकल की स्टेट को चेंज करते हैं तो उसके उससे अटैच दूसरे पार्टिकल की स्टेट अपने आप चेंज हो जाती है। एंड ये एक दूसरे को ये फील कर सकते हैं इररिस्पेक्टिव कि आप इन चीजों को थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर अपार्ट भी रख दें तो भी हो सकता है ये। राइट, अगर वो कभी उसके पहले एक बार उसके टच में आया होगा तो वो रिलेशनशिप एक बार बन चुका है, तो अब वो चाहे थाउजेंड ऑफ किलोमीटर अपार्ट या मिलियंस ऑफ किलोमीटर अपार्ट भी होगी, तो भी अगर आप उस पार्टिकल की एक स्टेट को चेंज करते हैं तो उससे पेयर हुआ दूसरे पार्टिकल में भी चेंज देखने को मिलेगा। ओके, और यही वो फेनोमेना है जो इन क्वांटम कंप्यूटर्स को इनेबल करता है टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। ठीक है, लाइक हम लोग ब्लैक होल्स वगैरह की जो स्टडी करते हैं, गैलेक्सीज, स्टार्स, इनकी जो स्टडी कर रहे हैं उसमें क्वांटम एंटेंगलमेंट ही हमारे काम आ रहा है। एक और प्रिंसिपल है क्वांटम इंटरफेरेंस। क्वांटम इंटरफेरेंस इज लाइक, ये आप कह सकते हैं दिस इज एक्चुअली फिजिकल फेनोमेना। दिस इज फिजिकल फेनोमेना ऑफ सुपरपोजिशन, जो हमने ऊपर जाना था, ऑफ टू और मोर वेव्स गिविंग राइज टू एन एनहांस्ड वेव। जैसे कि दो वेव्स आती हैं, दोनों मिली और एक बड़ी वेव बन गई, उस तरीके का फेनोमेना यहाँ पे देखने को मिलता है क्वांटम इंटरफेरेंस में। ओके, तो ये तो हमने इसके बेसिक्स जान लिए। अल्टीमेटली जो हमारे एग्जाम में हमारे काम आएगा वो है इनकी एप्लीकेशंस
और इनको इम्प्लीमेंट करने में आने वाले चैलेंजेस। सो एप्लीकेशंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम इंडस्ट्री 4.0 रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देखा है, सेकंड, थर्ड, अब फोर्थ की बात आ रही है जहां पे सब कुछ एक दूसरे से लिंक है। फिजिकल हो, बायोलॉजिकल हो, ये सब एक दूसरे से लिंक है। जैसे कि आज न्यूरा लिंक जो प्रोजेक्ट किया गया ब्रेन में चिप्स डालने वाला, ठीक है, ये सब इंडस्ट्रियल 4 रेवोल्यूशन का ही है। यानी कि आपके दिमाग में चिप डाली गई है। अब आप जो सोचोगे, जैसे आपने सोचा नॉर्मली कि आपके अराउंड जो सराउंडिंग में जो फैन चल रहा है वो बंद हो जाए। ठीक है, तो जब भी हम कुछ सोचते हैं तो हमारे उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होता है, उसको हमारे न्यूरॉन्स एक्सेप्ट करते हैं और फिर हमारे हाथ को ऑर्डर देते हैं कि हमें ये करना है। उसी तरीके से जब भी इलेक्ट्रिक चार्ज जनरेट होगा, वो चिप उसको कैच करेगी, जो सेंसर्स लगे होंगे, और फिर हमारे जो भी सेंसर इक्विपमेंट्स हैं, जैसे आजकल फैन आने लगे हैं, ठीक है, तो उस तरीके से फिर वो उसको डायरेक्शन देगी और वो अपने आप बंद हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप जनरली साइंस फिक्शन मूवीज में देखते हो कि आपने सोचा और वो चीज उठ के आपके पास आ गई। ठीक है, उसी तरीके से नाउ इंडस्ट्रियल 4 रेवोल्यूशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्वांटम टेक्नोलॉजी। चाहे हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात कर लें, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लें, या मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, ठीक है, अक्रॉस ऑल दीज सेक्टर्स, जो कि हम लोग कहते हैं कि ये सब क्या है, ये फाउंडेशन ले डाउन करते करेंगे हमारे लिए या वर्ल्ड के लिए ऑफ टूवर्ड्स ए नॉलेज इकोनॉमी। नॉलेज इकोनॉमी, ओके। तो पहली एप्लीकेशन हमारी आती है इसकी इंडस्ट्रियल 4 रेवोल्यूशन में। अब दूसरा आता है फाइनेंशियल पोर्टफोलियो ऑप्टिमिज्म। ठीक है, पोर्टफोलियो यानी कि कहीं ना कहीं हम आने वाले इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। अभी इन्वेस्टमेंट हमारे पास आएगा नहीं आएगा, ठीक है, और फिर अगर इंडिया में फलाना सेक्टर में कोई इन्वेस्ट करता है तो उसके लिए ऑब्वियस सी बात है कि आपको कैलकुलेशन करने होते हैं कि यहाँ पे रिटर्न आने की कितनी पॉसिबिलिटी है, ठीक है, यहाँ पे रिस्क कितना है। ये सारे जो फैक्टर्स होते हैं ये क्वांटम टेक्नोलॉजी या क्वांटम कंप्यूटर्स आपके लिए कुछ सेकंड्स में कर देंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि हमारे यहाँ का जो बिजनेस एनवायरनमेंट है या पूरे वर्ल्ड ओवर जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो ज्यादा स्मूथ और इजी होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लॉजिस्टिक एंड शेड्यूलिंग। तो लॉजिस्टिक्स में तो आप देख ही सकते हैं, जैसे आईओटी, एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था 2020 में कि आपके किचन में आटा रखा हुआ है जो कि धीरे धीरे खत्म हो रहा है, उसके बाद जब वो जैसे ही एम्प्टी होने वाला होता है तो एक कंप्यूटर ऑर्डर जनरेट कर देता है शॉप पर कि इस एड्रेस पर इस तारीख को इतना केजी आटा पहुंचाना है। ठीक है, तो ये किस एप्लीकेशन का एग्जाम्पल है, तो उस क्वेश्चन का आंसर था आईओटी। ठीक है, उसी तरीके से लॉजिस्टिक्स वगैरह और शेड्यूलिंग इन सबको स्मूथ करेगा। जैसे हम लोग को पीडीएस के थ्रू कहीं पर अनाज पहुंचाना है तो ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट होगा कि जहां पर पहुंचाना है वहां पे खत्म हो रहा है, तो हमें उस तरीके से कंप्यूटर डेटा जनरेट कर देगा हर तारीख का कि किस तारीख को किस जगह पे पहुंचाना है। जिस ट्रक से पहुंचा रहे होंगे हम लोग उसको जीपीएस के थ्रू ट्रैक करेगा, राइट। तो हमारी जो लॉजिस्टिक्स है और उनकी जो शेड्यूलिंग है ये सब मैनुअल नहीं करनी पड़ेगी, ये सब क्वांटम कंप्यूटर्स या क्वांटम टेक्नोलॉजी हमारे लिए कर देंगे। ओके, जैसे एक एयरलाइन है वो फिगर कर सकती है कि उसको कहाँ पे अपने एयरप्लेन्स खड़े करने फॉर बेस्ट सर्विस, यानी कि किस रूट पर उसको ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है, राइट। नेक्स्ट इज फार्मास्यूटिकल। तो फार्मास्यूटिकल में हम लोग को हमेशा कोई भी दवाई बनाने के लिए हमें डिस्कवर करने होते हैं पहले वो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, या रिलेटेड प्रोसेस उस दवाई को बनाने का। तो ये चीज जो आज साइंटिफिक कम्युनिटी मैनुअली करती है, जिन्हें हम गोल्डन कॉलर जॉब्स कहते हैं, ठीक है, ये सब चीजें क्वांटम टेक्नोलॉजीज या क्वांटम कंप्यूटर्स आपके लिए इजी एंड फास्टर करवा देंगे। तो हम कह सकते हैं कि हमें अपनी बीमारियों के इलाज पे जो रिसर्च, कैंसर मेडिसिन या इस तरह की दवाइयों पर जो रिसर्च में सालों लग जाते हैं, 10 साल, 20 साल, 50 साल तक लग जाते हैं, ये सब क्वांटम कंप्यूटर्स हमारे लिए ज्यादा इजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट इज साइबर सिक्योरिटी। तो आपको एग्जांपल पता होगा कि चाइना पहली कंट्री बना जिसने एक क्वांटम सैटेलाइट लॉन्च की थी, क्वांटम सैटेलाइट बाय चाइना, क्योंकि इसमें एनक्रिप्शन जो किया जाता है उसको डिक्रिप्ट करना उतना आसान नहीं होता है। दी थिंग इज कि हमने ऊपर पढ़ा क्वांटम एंटेंगलमेंट, यानी कि अगर सपोज कीजिए सैटेलाइट से आने वाले के सिग्नल को किसी ने इंटरसेप्ट कर भी लिया, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि इस सैटेलाइट के थ्रू जो डेटा आ रहा है उसके एक एक पार्टिकल की स्टेट को आपने चेंज किया डिक्रिप्ट करने के लिए, तो दूसरी स्टेट चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो अगर ये डिक्रिप्ट हो चुका है रास्ते में, वैसे तो होगा नहीं, अगर हो भी जाएगा तो सामने जिस कंट्री की सैटेलाइट है उसको ये समझ में आ जाएगा कि ये डिक्रिप्ट हो चुका है पहले। ठीक है, क्योंकि एक पार्टिकल की स्टेट में अगर चेंज किया जा रहा है तो दूसरे में ऑटोमेटिक हो रहा है। ठीक है, यही हमने पढ़ा ना ऊपर क्वांटम एंटेंगलमेंट। इट इज इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब, ये लोग इस तरीके से इंटरलिंक होते हैं पार्टिकल्स, इट इज इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब देम इंडिपेंडेंटली। नेक्स्ट इज डिजास्टर मैनेजमेंट। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो सुनामी वगैरह है, ठीक है, सुनामी या ड्रॉट या अर्थक्वेक,
या फिर फ्लड्स, इनको प्रेडिक्ट करना, अब देखिए इनको प्रेडिक्ट करना वैसे नियरली इम्पॉसिबल होता है, बट एटलीस्ट दे कैन बिकम मोर प्रेडिक्टेबल, क्योंकि ये जो कंप्यूटर्स है ये मैसिव डेटा को इजिली एनालाइज कर लेते हैं, राइट। तो आप कह सकते हो कि हमारी जो डेटा कलेक्शन है, डेटा विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज, ये एटलीस्ट थोड़ा सा इजी हो जाएगा क्वांटम टेक्नोलॉजी की मदद से। ओके, तो ये हमने देख ली कुछ एप्लीकेशंस, आई थिंक हमने कितनी 6-7 एप्लीकेशंस देख लिए। ओके, सिर्फ इतना ही पढ़ के आप चलिए, आप मेंस में आसानी से आंसर लिख लेंगे। ये प्रॉपर आंसर का ही फॉर्मेट में मैं आपको ब्रेनस्टॉर्मिंग कराता हूँ, और मेंस में तो हम लोग को और ज्यादा डिटेल में देखना होता है, लेकिन वहां पर हम वही टॉपिक्स देखते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस की। अब ये सिग्निफिकेंस है कि क्वांटम टेक्नोलॉजी के कंटेक्स्ट में नहीं है, ये जो इंडिया ने लॉन्च किया था, जो न्यूज आर्टिकल बेस्ड था, नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये उसकी भी एप्लीकेशन सिग्निफिकेंस यही है जो यहाँ पर है। एकोमोडेशन, तो पहली बात तो है कि इंडिया अपने आप को वर्ल्ड का जो एक न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर डेवलप होगा इन टेक्नोलॉजीज के डिस्ट्रप्शन से, इस वर्ल्ड के न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर में हम खुद को एकोमोडेट कर पाएंगे, चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो, 3D प्रिंटिंग हो, ठीक है, या क्वांटम कंप्यूटिंग हो, इन सब में हम खुद को एडजस्ट कर पाएंगे। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी, तो ऑब्वियस बात है कि ये जो इमर्जिंग एंड डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज हैं, ये हमारे जो कम्युनिकेशन है, जैसे हमने भी क्वांटम सैटेलाइट के बारे में बात की चाइना के, ये हमारे कम्युनिकेशन को और ज्यादा सिक्योर बनाएंगे, ठीक। तो वो डिफेंस में सिक्योर कम्युनिकेशन, तो ये हमारा चाहे डिफेंस सेक्टर हो, ठीक है, या जिन्हें हम कहते हैं कि हमारा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ठीक है, या फिर हमारी ओवरऑल जो सिक्योरिटी हो, उस सभी को और ज्यादा सिक्योर करेंगे। नेक्स्ट है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो देखिए सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली इनकी वजह से जो प्रोडक्ट्स होंगे वो और ज्यादा कॉम्पिटेटिव होंगी ग्लोबली, ठीक है, और अल्टीमेटली इकोनॉमी के साथ साथ आपकी सोशल प्रोग्रेस भी आएगी। और जो मशीन्स होती हैं या टेक्नोलॉजी होती है, ये कभी डिस्क्रिमिनेट नहीं करती, अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप उनको यूज कर सकते हो, इररिस्पेक्टिव आपकी कास्ट क्या है, आपका कलर क्या है, ठीक है। ये जब आप हायरिंग के लिए जाते हो, रिक्रूटमेंट के लिए जाते हो, तो ये रियलिटी है, कहीं पे कास्ट के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन है, कहीं रिलीजन के नाम पे, कहीं कलर के नाम पे, ठीक है, बट टेक्नोलॉजीज कभी आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं करती इसके बारे में, ठीक है। तो हमारी जो भी प्रोडक्ट सर्विसेज डेवलप होंगी और ज्यादा कॉम्पिटेटिव होंगी, उससे सोचा सोशल प्रोग्रेस आएगी, इकोनॉमिक प्रोग्रेस आएगी, एंड ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वर्ल्ड ओवर वो इंप्रूव होगी, ठीक है। बट एम्प्लॉयमेंट के लिए अगेन देखिए, एक तो पॉसिबली है कि ये इनइक्वालिटी भी बढ़ाएगी, ठीक। इनइक्वालिटी किस केस में, अगर आपने अपने लोगों को नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से स्किल्स नहीं दे पाए तो, अदरवाइज क्या होगा, ये टेक्नोलॉजी जो होंगी वो रिक्वायर करेंगी हाई स्किल्स, तो हाई स्किल्स वाले तो जॉब ले जाएंगे, लेकिन जो अनस्किल वर्कर्स हैं या सेमी स्किल्स हैं, ये लोग पीछे रह जाएंगे, ठीक। इसलिए जरूरी है कि अगर हमें अपने एम्प्लॉयमेंट, ऑब्वियसली एक टेक्नोलॉजी आती है, जैसे कंप्यूटर्स आए थे तो उन्होंने पुरानी नौकरीज को डिस्टर्ब किया था, जैसे जो लोग फाइल मैनुअली मैनेज करने का काम करते थे, पहले बैंक में इतनी मोटी मोटी फाइलें हुआ करती थी जब कंप्यूटर्स नहीं थे, तो उनके लिए अलग से आदमी रखने पड़ते थे उसको मैनेज करने के लिए, फिर उसको सर्च करने के लिए अकाउंट नंबर को, ये सब चीजें खत्म हुई। तो इसलिए जब कंप्यूटर्स आए थे राजीव गांधी गवर्नमेंट के टाइम, तो बीजेपी गवर्नमेंट बहुत प्रोटेस्ट करती थी, इससे तो बेरोजगारी बढ़ जाएगी, ठीक है? लेकिन हमने देखा कंप्यूटर्स अगर पुरानी जॉब्स को खत्म कर रहे हैं तो नई जॉब्स जनरेट भी कर रहे हैं, उसी तरीके से ये टेक्नोलॉजी भी नई जॉब्स जनरेट करेगी, पुरानी को डिस्टर्ब करेगी, तो उसके लिए स्किल्स देकर हम कितना तैयार कर रहे हैं वो डिपेंड करता है, ठीक है, हम अपने यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज में किस तरह के कोर्सेज लॉन्च कर रहे हैं। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट, तो यहाँ पर अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी की जरूरत होगी, अब वो आएगा आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनोवेशन से, या फिर आपकी कितनी साइंटिफिक कम्युनिटी कितनी एक्टिव है उस पर डिपेंड करता है, ठीक। अब उसी में आ जाता है कि इन नंबर ऑफ पेटेंट्स पेटेंट्स की बात की जाए तो हम चाइना और यूएसए से बहुत ज्यादा पीछे हैं, यूएसए में करीब 25,000 से ज्यादा पेटेंट्स फाइल होते हैं, चाइना में भी करीब 15,000 से ऊपर है, हमारे पास हार्डली कहीं अंडर 400 अराउंड पेटेंट्स फाइल होते हैं हमारे यहाँ, ठीक है। रिसर्च पेपर की भी हम बात करें तो हमारे यहाँ बहुत कम पब्लिशिंग हो रही है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, तो ये अगर हम इसमें पीछे रह जाएंगे तो फिर डिस्ट्रप्शन और ज्यादा होंगे। साइंटिफिक स्किल्स इकोसिस्टम इसी के लिए लॉन्च किया गया है, नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी, ताकि हम ये स्किल्स दे सकें, एक साइंटिफिक इकोसिस्टम डेवलप कर सकें। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो इसमें हमेशा से प्रॉब्लम है इंडिया के लिए फंडिंग, ठीक। हार्डली हम 0.7% अपनी जीडीपी का इन्वेस्ट करते हैं, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को और बेटर बनाने के लिए हमें जरूरत है। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, अब टेक्नोलॉजी बनाना एक चीज है, लेकिन उसकी एप्लीकेशन यानी उसका यूज कर पाना उसमें एक अलग चीज है।
सो इट डिपेंड्स कि हम लोग इसको तैयार कर पाते हैं, हम लोग ऐसे प्रोडक्ट्स या ऐसी एप्लीकेशंस डेवलप कर पाते हैं जिनको हम यूज कर सके अपने एरोस्पेस इंजीनियरिंग सेक्टर में, ठीक है, वेदर प्रोडिक्शन में, या फिर साइबर सिक्योरिटी में। ये आप कोई भी सेक्टर लिख सकते हो उसमें, वो तो सारे आ जाएंगे, एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन एंड ऑल दोस थिंग्स। देन चैलेंजेस की अगर बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज है फंडिंग, ठीक है, वो सेकंड है हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो रिसर्च पेपर्स में हम लोग काफी पीछे हैं, इसमें वही डेटा ऐड कर दीजिएगा जो हमने आज न्यूज़पेपर के आर्टिकल में देखा। पेटेंट्स फाइलिंग में भी हम लोग बहुत पीछे हैं, आई थिंक 8th या 9th पोजीशन पर है। ह्यूमन रिसोर्स तो उतनी स्किल्ड मैन पावर अभी हमारे पास नहीं है, लेकिन हमें इसको डेवलप करने पर ध्यान देना है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि हमारे रिसर्च लैबोरेटरीज एकेडमिक्स में हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है। इसमें आप नोट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट ने अब अलाउ कर दिया है रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कि आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के बाहर जाकर भी परचेज कर सकते हैं। ये भी हमने आज ही के न्यूज़पेपर में देखा। तो ये जो वे फॉरवर्ड यहाँ पे जो चैलेंजेस लिखे हैं इनको आपको उसी न्यूज़पेपर के आर्टिकल से अपडेट करना है, ठीक है। मोस्टली हम लोग अभी भी अपने जो रिसर्च इक्विपमेंट्स है या टेक्नोलॉजी से उन पे हम लोग इम्पोर्ट पर ही डिपेंड कर रहे हैं, तो ये भी अपने आप में एक चैलेंज होगा। देन देयर इज लैक ऑफ इंडस्ट्री कनेक्ट, क्योंकि अगर कोई रिसर्च हो भी रही है तो उसकी एप्लीकेशन हम इंडस्ट्री लेवल पर नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हमारे साथ हमेशा की प्रॉब्लम है, चाहे कोई भी सेक्टर हो, एकेडमिक्स एंड इंडस्ट्री इनका लिंकेज नहीं है हमारे यहाँ, ठीक है। अब अगर आपको चैलेंजेस याद हो जाते हैं तो फर्दर स्टेप कुछ नहीं होती है, वो वैसी है जो उसका जस्ट अपोजिट करके लिखना है। यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हमें इंक्रीज करना चाहिए, और सिर्फ इंक्रीज नहीं करनी चाहिए फंडिंग, हमें रिसर्च की क्वालिटी का भी ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि नाम की कोई भी रिसर्च हो रही है, जो कि अधिकतर हमारे इंडिया की प्रॉब्लम है कि कॉलेजेस में फंड जाते हैं रिसर्च के नाम पे, बट वो सब खा पी के खत्म। डेडिकेटेड क्वांटम लैब्स बनाने की जरूरत है हमें, डेटा सेंटर बनाना चाहिए खुद का, ताकि हमारे पास मैसिव डेटा हो, तब जाकर तो ये एआई एंड मशीन लर्निंग ये लोग उस पर अपने आप को तैयार कर पाएंगे ना। अगर डेटा ही नहीं है हमारे पास उतना तो हम कैसे कर पाएंगे। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हमें करना चाहिए ताकि हम दूसरों से सीख सकें। हम कोर्स लॉन्च कर सकते हैं, हैंड ऑन ट्रेनिंग, इंडस्ट्री एकेडमिया कनेक्ट एंड ऑल दोस्त अपनी यूनिवर्सिटीज में, वो सब उसमें आ जाएगा फर्दर स्टेप में। ओके, तो अभी तक आपने देखा कि अगर आपको इस तरह का एक क्वेश्चन दिया जाता है क्वांटम टेक्नोलॉजी पे, तो आप क्वांटम टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन कर सकते हो, उसके तीनों प्रिंसिपल एक्सप्लेन कर सकते हो, उसके बाद इसकी एप्लीकेशन, चैलेंजेस एंड फर्दर स्टेप्स हमें क्या लेने की जरूरत है ये लिख सकते हो, ठीक है। और इसमें ऐसा हमने कोई पॉइंट इंक्लूड नहीं किया है जो आपको ये लगे कि ये बहुत हाई फाई नॉलेज रिक्वायर कर रहा है, ठीक है। और मैंने आपको पीवाईक्यू भी दिखाया इसीलिए आज, वैसे मैं जनरली नहीं करता ये सब, बट मैंने इसी के लिए दिखाया आपको कि क्वेश्चन आपसे इसी तरह के पूछे जाएंगे, कहीं किसी का फीचर, कहीं एप्लीकेशन एंड ऑल दीज थिंग्स। क्योंकि सो तैयारी उसी के हिसाब से कीजिए जिस तरीके से पीवाईक्यू आ रहा है। कोचिंग वालों की बातों में ज्यादा हाई फाई चीजें या डर, जिनसे डर लगे या स्ट्रेस बढ़े, इस तरह की चीजें मत कीजिए, वो सिर्फ आपको मजबूर करते हैं कोचिंग की तरफ जाने को, ठीक है। जो प्रिपरेशन सिंपली खुद से हो सकती है उसमें वो मत कीजिए। बाकी हाँ, आप कोचिंग अफोर्ड कर सकते हो, डेफिनेटली करो, कोचिंग का अपना बेनिफिट है। नेशनल क्वांटम मिशन, ठीक है, तो ये लॉन्च किया गया था अप्रैल 2013 में। इसने इसने इतनी ही फंडिंग दी हमें, $0.7 बिलियन, यानी कि जस्ट 6,003 करोड़, ठीक है, इतनी फंडिंग दी, जो कि ऑब्वियसली बहुत कम है, क्योंकि हमने देखा था पीछे कि अगर चाइना, यूएस, यूके की बात करें तो ये $32 बिलियन तक इस तरह का इन्वेस्टमेंट चाइना कर रहा है, यूएसए $15 बिलियन। ये इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, $0.7 बिलियन, तो ऑब्वियसली बात है हम पीछे रह जाएंगे। अच्छा, इसकी 4 वर्टिकल्स थे, ये जो नेशनल क्वांटम मिशन हम लोग लेकर आए थे। क्वांटम कंप्यूटिंग पे फोकस करेगा, क्वांटम कम्युनिकेशन, मटेरियल एंड डिवाइसेस पर, एंड सेंसिंग एंड मेट्रोलॉजी, ये इसके 4 वर्टिकल्स थे। इसने 8 ईयर लॉन्ग फ्रेमवर्क तैयार करके दिया था, और उसमें 2 इंपॉर्टेंट हैं, बाकी सब तो छोटी छोटी बातें हैं, वो सब मैं आपको नोट दे दूंगा, एक रेडीमेड नोट मिल जाएगा नेशनल क्वांटम मिशन पे आपको, ठीक है, ऐप से डाउनलोड कर लेना। इंटरमीडिएट स्केल क्वांटम कंप्यूटर्स बनाएंगे विद 50 to 100 फिजिकल क्यूबिट्स, देखिए ये पहला गोल है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। सेकंड इज सैटेलाइट बेस्ड सिक्योर क्वांटम कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करेंगे, जैसे चाइना ने क्वांटम सैटेलाइट लॉन्च किए उसी तरीके से। ऑलराइट, तो ये हमारा पहला टॉपिक खत्म होता है यहाँ पे, क्वांटम टेक्नोलॉजी। सेकंड पे चलते हैं। ये आर्टिकल था इंडियन एक्सप्रेस में, ट्राइंग जुवेनाइल्स एज एन एडल्ट्स इज नॉट द आंसर। आंध्र प्रदेश में एक 12-13 साल के 3-4 बच्चों ने 9 साल की बच्ची का रेप किया और फिर उसका मर्डर कर दिया, ठीक। अब ये तो 16 साल के भी नहीं है, तो उनको तो एडल्ट्स की तरह ट्राई किया भी नहीं जा सकता, ठीक। अब प्रोविजन तो है कि 16 to 18 ईयर्स अगर कोई है और उसने बहुत हीनस क्राइम किया तो इसको एज एडल्ट ट्राई किया जा सकता है, अगर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड रेकमेंड करता है तो। लेकिन अब ये जो 12-13 साल के हैं इनको कैसे करें, एडल्ट की तरह ट्राई कर नहीं सकते, लेकिन क्राइम भी बहुत हीनस है इनका, ठीक है। तो ये पार्ट बनता है आपके GS2 सोशल जस्टिस का, वेलफेयर स्कीम्स फॉर द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन बाय सेंटर एंड द स्टेट्स,
एंड परफॉर्मेंस ऑफ दीज स्कीम्स, ठीक है, इनका परफॉर्मेंस तो कई बार पूछा गया है। मैकेनिज्म, लॉ, इंस्टीट्यूशन, बॉडीज जो अलग अलग बनाई गई हैं, जैसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, ठीक है, वल्नरेबल सेक्शन 3। क्वेश्चन देख लीजिए पीवाईक्यू, डज द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट एंश्योर इफेक्टिव मैकेनिज्म फॉर एम्पावरमेंट एंड इंक्लूजन इन द इंटेंडेड बेनिफिशियरीज इन द सोसाइटी। ठीक है, तो यहाँ पर भी जब तक आपको इस एक्ट के प्रोविजंस नहीं पता होंगे, ठीक है, इस एक्ट के प्रोविजंस नहीं पता होंगे, तब तक आप ये नहीं देख सकते कि क्या वो एम्पावर करने के लिए सफिशिएंट है या इंक्लूजन करने के लिए सफिशिएंट है या नहीं। ठीक है, तो अगेन 5 से 6 इसके इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जानिए और आपका आंसर बन जाएगा। तो जो बहुत ज्यादा भर भर के आपको मटेरियल दिया जाता है, आजकल मंथली मैगजीन भी कोचिंग वालों ने 150-160 पेजेस की कर दी, उतना ना आप पढ़ पाओगे, और अगर पढ़ भी लिया तो उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे। ओके, नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ मिड डे मील स्कीम इज ऑलमोस्ट अ सेंचुरी ओल्ड इन इंडिया। अर्ली बिगनिंग हुई थी मैड्रास प्रेसिडेंसी से, वो भी प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में, इसलिए तमिलनाडु एजुकेशन में इतना आगे। उसने आज से नहीं, उसने बहुत पहले से शुरू किया था। और सबसे बड़ा थैंक्स जाता है के कामराज को। The scheme has again been given impetus in most states in last 2 decades. Examine its twin objective, okay, जैसे हेल्थ भी और एजुकेशन भी, कि बच्चे खाने के नाम पर ही लेकिन एटलीस्ट स्कूल तो आए। ठीक है, तो ये ट्विन ऑब्जेक्टिव है इसके। एंड लेटेस्ट मैंडेट्स एंड सक्सेस। ओके, तो सक्सेस ये थी कि हमने 100% एनरोलमेंट तो अचीव कर लिया, एटलीस्ट एनरोलमेंट तो कर लिया है, क्लासेस अटेंडेंस कितनी, बट फेलियर ये भी था कि 5th क्लास तक आते आते वो सब ड्रॉप आउट कर जा रहे हैं मेजोरिटी। चलिए अभी फिलहाल इस टॉपिक पर आते हैं, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। आप लोग कहोगे तो हम ये सारे टॉपिक कराएंगे आपको, ठीक है, इसलिए हमने पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लॉन्च किया है, क्योंकि सिर्फ हाफ हार्टेड प्रिपरेशन से नहीं चलेगा। मैंने लास्ट ईयर सिर्फ आपको करंट अफेयर कराया था, उसमें आए क्वेश्चन, लेकिन द थिंग इज कि ज्योग्राफी के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ गए थे और बच्चे ज्योग्राफी नेग्लेक्ट काफी कर जाते हैं। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 पहले एक्ट था हमारे पास, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000, इसको फिर खत्म किया गया और नया एक्ट लाया गया 2015 में। अब हमेशा इसके बारे में हमें जब आंसर की फॉर्मेट की बात करते हैं, हमें 2-3 चीजें पता होना चाहिए। क्या इससे रिलेटेड कोई इंटरनेशनल कोवेनेंट है जो हमने साइन किया है? तो हाँ बिल्कुल है, यूएन कोवेनेंट ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड, यूएन रूल्स ऑफ फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जुवेनाइल जस्टिस इन 1985, ये भी हमने साइन किया, ये साइन किया था हमने 1992 में। एंड हेग कन्वेंशन ऑन प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, तो ये तीनों इंटरनेशनल लेवल पर है जो इंडिया ने साइन किए हुए हैं। नेक्स्ट इज जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015। अब देखिए ये जो है ये दो चीजों पे फोकस करता है। पहला उन बच्चों पे हु आर इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, यानी कि उन लोगों ने कुछ ऐसा किया है जो लॉ को ब्रेक करता है, ठीक है, दिस इज फर्स्ट कैटेगरी। एंड सेकंड उन बच्चों की बात करता है हु आर इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, ठीक है, जो जैसे ऑर्फनेज होम्स में रहते हैं, ठीक है, या सड़क पर जो बच्चे बैगिंग का काम कर रहे हैं, बैगार हैं, ठीक है, उनकी बात करता है। तो इन दोनों की यहाँ पे बात हो रही है। ये तो ये जो फर्स्ट कैटेगरी चिल्ड्रन कन्फ्लिक्ट विद लॉ, इनके लिए बनाया जाता है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। और यहाँ पे डिफाइन किसको कर रहा है एक्ट डिफाइन करता है कि चाइल्ड हर एक वो बच्चा है जो 18 ईयर से कम का है। हमेशा डिमांड होती रही कि इसको 16 ईयर कर दिया जाए, बट 18 ईयर्स ही रखा गया है फिलहाल के लिए। ऑफेंसेस की बात करें तो ये ऑफेंसेस को 3 कैटेगरी में डिवाइड करता है। पैटी ऑफेंसेस, यानी कि जिनमें सजा 3 साल से कम की है। सेकंड इज सीरियस ऑफेंसेस, जिनमें सजा 3 से 7 साल की होती है। और हीनस ऑफेंसेस, जिनमें सजा 7 साल से ज्यादा की होती है एज पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में हर क्राइम की सजा दी गई है। तो जो क्राइम जिनमें 7 साल से ऊपर की सजा होती है उनको हीनस माना जाएगा। यहाँ पर बॉडीज के बारे में बात करते हैं। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये उन बच्चों के लिए हु आर इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ। अब इस जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में एक तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट खुद होते हैं, उसके साथ 2 सोशल वर्कर होते हैं, जिनमें से एक विमेन होना जरूरी है। अब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ये एग्जामिन करता है, ये प्रिलिमिनरी असेसमेंट करता है कि क्या ये बच्चा साइकोलॉजिकली, ठीक है, मेंटली एंड फिजिकली, क्या ये बच्चा फिजिकली इसने जो क्राइम किया है उसके कॉन्सिक्वेंसेस को समझता है या नहीं समझता है। ठीक है, इस बेसिस पर ये असेसमेंट देगा अपना कि इस बच्चे की एज को क्या माना जाए, क्या इसको 16 से 18 के बीच है, उसके बाद भी इसको एडल्ट कर लिया जाए, और अगर एडल्ट माना जाए तो फिर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा कि इसको चाइल्ड की तरह हम ट्रीट करें या एडल्ट की तरह करें। अगर ये बोर्ड रेकमेंड करता है कि हाँ इस 16 से 18 साल के बच्चे को सारे कॉन्सिक्वेंसेस की समझ थी, उसके बाद भी उसने ये रेप किया है, तो इसको एज ए एडल्ट ट्राई कीजिए, हीनस क्राइम किया है इसने, और ये मैटर अब जाएगा सेशन कोर्ट में, या फिर इसको चिल्ड्रंस कोर्ट भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये काम है जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का। नेक्स्ट इज दूसरी कैटेगरी क्या थी, हमारे जो चिल्ड्रंस हु आर इन नीड ऑफ केयर, ओके, तो उनके लिए बनाई जाती है चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, दैट इज CWC।
ये बनाई जाती है, ये इंश्योर करती है कि इनके लिए जो भी स्कीम्स चल रही हैं, जो भी प्रोविजंस वगैरह चल रहे हैं, इनको प्रोटेक्शन के लिए, इनको रिहेबिलिटेट करने के लिए, इनको ये स्ट्रीट पे जो बैगिंग का काम कर रहे हैं उससे बचाने के लिए, तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम दिया गया है सीडब्ल्यूसी को। ओके, सो दो इंपॉर्टेंट बॉडीज आती हैं, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एंड चाइल्ड वेलफेयर कमिटी। अब 2021 में इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए जो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो गए ओवर द टाइम। कंट्रोवर्सी क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पे सेक्शन 86 ने क्या किया, जो क्राइम जिनमें 3 to 7 ईयर्स की सजा थी, यानी ये वाले, ठीक है, सीरियस ऑफेंसेस 3 to 7 ईयर वाले, इन्होंने क्या किया कि इसको बना दिया नॉन कॉग्निजेबल। अब ये क्यों हुआ? अब देखिए, अगेन डोंट टेक इट पर्सनली, बट आपको याद होगा बिहार में एक केस आया था बहुत बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी बिहार की प्रॉपर पटना से, ठीक, जहां पे जो ऑर्फनेज होम था, वहां पे निकल के आया था कि 13 साल 14 साल की बच्चियों को प्रोस्टिट्यूशन में धकेला जा रहा था, और ऐसे छोटा मोटा नहीं, इनको पॉलिटिशियंस के पास भेजा जाता था, इनको बड़े बड़े ऑफिसर ब्यूरोक्रेट्स के पास भेजा जाता था। ये मैटर उस वक्त न्यूज में बहुत ज्यादा आया। ठीक है, अब इन बच्चों की ये जो ऑर्फनेज वगैरह में कैसे रहते हैं, ये सब देखना किसका काम है? चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का, ये जो सेकंड वाली कमेटी है। ये केस बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ, फिर इस मैटर को दबा दिया गया। अगर नीतीश कुमार की सरकार थी तब भी, बट ये मैटर दब गया। चलिए उस मैटर में ना जाते हुए ये देखते हैं कि अब ये ऐसे मैटर्स थे जिनमें सजा हो सकती थी 3 से 7 साल की। और पता है, ये ऑर्फनेज जो रन करता था ना, उस आदमी की वाइफ को जेडीयू ने टिकट भी दे दिया इलेक्शन में कंटेस्ट करने के लिए। तो ये दिखाता है कि हमारे यहाँ क्राइम कभी कम क्यों नहीं होता है, क्योंकि क्रिमिनल्स को तो हम लोग सर पे बिठा लेते हैं। चलिए, तो ये जो क्राइम्स थे जिनको सीरियस कैटेगरी में लाते हैं, इनको बना दिया गया नॉन कॉग्निजेबल। अब देखिए, कॉग्निजेबल वो होते हैं जहां पे इसको समझिए, अब तक तो पता होना भी चाहिए, हम बहुत बार न्यूज़पेपर में डिस्कस करते हैं, कॉग्निजेबल वो होते हैं जिनके लिए वारंट नहीं लेना पड़ता। ठीक है, इनके लिए वारंट इशू नहीं करना पड़ता। तो हमें तो ऐसे सीरियस क्राइम को कॉग्निजेबल ही रखना था, बट सरकार ने नॉन कॉग्निजेबल कर दिया, यानी कि अब हमें ऑर्डर लेके आना होगा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से, तब जाकर वो एफआईआर दर्ज होगी उस आदमी के अगेंस्ट। तो ये तो गलत किया ना, राइट? इससे क्या होगा कि केस की जो रिपोर्टिंग है वो और कम हो जाएगी। जो सीरियस केस, एक तरफ तो आप सीरियस भी कह रहे हो, दूसरी तरफ उनके नॉन कॉग्निजेबल बना दिया आपने, तो उनको दर्ज करना ही मुश्किल हो जाएगा। पहले जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, फांसी ऑर्डर लेंगे, तब जाकर ये केस दर्ज होगा। ठीक है, तो ये सरकार ने बहुत गलत किया। दूसरा, टॉक एंड सेटल। अब ऐसे में क्या होता है कि कई बार एफआईआर दर्ज करने की बजाय पुलिस हो या ये सीडब्ल्यूसी वाले हो, ये लोग क्या कहते हैं कि आप लोग बात करके आपस में सेटल कर लीजिए। जैसे मान लीजिए किसी बच्ची के साथ छेड़छाड़ हुई है, ठीक है, या किसी के साथ थोड़ा सा हैरेसमेंट हुआ, जैसे कि अभी एक रिसेंट केस आया था, स्कूल के प्रिंसिपल एक 9 साल की बच्ची के साथ फिजिकल होने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, अभी थोड़े दिन की बात है, अरेस्ट भी हुए हैं, मिश्रा जी थे, प्रॉपर तिलक विलक लगा के। ठीक है, उन्होंने वो इतना ज्यादा इसलिए हुआ क्योंकि वो आरएसएस की एफिलेटेड स्कूल के प्रिंसिपल थे, पूरी तरीके से संस्कार और सबकी बातें करते थे, लेकिन एक 8-9 साल की बच्ची के साथ फिजिकल हो रहे थे, प्रॉपर वीडियो आया था, पुलिस ने अरेस्ट भी किया। ठीक है, तो इस तरह के जब मैटर्स आते हैं तो पुलिस भी कोशिश करती है कि चलिए ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा सा हुआ है, तो आप थोड़ा सा आपस में बात करके सेटल कर लीजिए। ठीक है, तो ये इश्यूज बढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि अब ये नॉन कॉग्निजेबल है। या तो फिर पेरेंट्स जो हैं बच्ची के, या फिर एनजीओ वाले जो होंगे, या सीडब्ल्यूसी वाले होंगे, वो जाएंगे मैजिस्ट्रेट के पास, वहां से ऑर्डर लेंगे, तब जाकर ये आदमी अरेस्ट होगा। नेक्स्ट इज एफआईआर फाइलिंग क्या होंगी और कम हो जाएंगी। पुलिस हमेशा ये कोशिश करती है कि अपनी एरिया का रिकॉर्ड कम से कम दिखाया जाए, ठीक है, क्राइम कम से कम दिखाया जाए। तो उस चक्कर में पुलिस भी एफआईआर दर्ज कराना अपने इंडिया में ऑलरेडी एक बहुत बड़ा हरक्यूलियन टास्क है, राइट? तो ये इसके कुछ कॉन्सिक्वेंस मिलेंगे। दूसरा, जो डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हैं, उनका भी यही होगा कि यहाँ पे देखिए, इस तरह के जो भी केस आते हैं ना, वो बच्चा खुद जाके तो नहीं कर सकता दर्ज, या तो पेरेंट्स के साथ आएगा अपने, या फिर किसी एनजीओ वाले के साथ आएंगे। ठीक, तो वहां पर जो ये डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर है, उसकी प्रेजेंस में ही डिसाइड किया जाएगा कि ये मैटर पुलिस को रिपोर्ट करना है या नहीं करना है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज कि पेरेंट्स जनरली जो थोड़े वल्नरेबल सेक्शन के पेरेंट्स होते हैं, जैसे जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं या लेबर का काम कर रहे हैं, तो उनमें इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि आखिर ये प्रोसीजर है क्या इसका। वो तो सीधे पुलिस के पास जाते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया, राइट? अब पुलिस वहां पे कहेगी अभी रुकिए, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेके आएंगे, तब रजिस्टर होगा केस। तो इसको नॉन कॉग्निजेबल बना के सरकार ने बहुत गलत किया। ठीक, इससे कई बार क्या होता है कि ये इनके जो बच्चों के जो वेलफेयर होम्स होते हैं, चाइल्ड केयर सेंटर्स, ठीक है, उनमें भी हैरेसमेंट होता है बच्चों के साथ कई बार, और उस केस में अब ये नॉन कॉग्निजेबल बना दिया आपने, तो उसमें केस रजिस्टर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है? दूसरा, इसमें और अमेंडमेंट जो किए गए थे, उनमें कुछ और भी अमेंडमेंट्स हैं, जैसे जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है उनको और पावर दी गई है। लाइक आप एक एजेंसी का नाम जानते होंगे, कारा, ये डिसाइड करती है एडॉप्शन पे रिलेटेड।
तो यहाँ पर अब जो अडॉप्शन ऑर्डर्स होंगे वो इशू कौन करेगा, डीएम साहब करेंगे। नेक्स्ट इज इवेलुएट फंक्शनिंग ऑफ ऑल दीज, ये जितनी भी एजेंसीज बनाई गई है इन सबकी फंक्शन को इवेलुएट करेंगे, सीडब्ल्यूसी, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर एंड ऑल दोस थिंग्स। ठीक, तो चैलेंजेस क्या है, पहली बात तो कि जो सीरियस ऑफेंसेस का एम्बिट था उसको हमने और ज्यादा वाइडन किया है। दूसरा, देर इज डिले इन इन्वेस्टिगेशन, ये हमेशा होता है ऐसे केस में। थर्ड इज इम्पैक्ट ऑन रिहेबिलिटेशन, क्योंकि देखिए हम लोग कहते हैं कि ये 16 से 18 साल के भी जो बच्चे हैं इनको सिर्फ, अब जैसे वो निर्भया का जो केस हुआ था दिल्ली का, मैं बार बार उसकी बात इसलिए करता हूँ क्योंकि वो सबसे ज्यादा क्रूएल केस था। ठीक है, उसमें जो और लड़के थे उनका कहना था कि ये जो नाबालिग है ना ये सबसे ज्यादा ब्रुटल था उस रात, ठीक, इसने इंटेस्टाइन निकाल दी थी हाथ से। तो ऐसे बच्चे, ऐसों को अगर आप, क्या किया फिर उस लड़के को 3 साल के लिए करेक्शन होम भेजा, ठीक है, उसके बाद रिलीज कर दिया। ऐसे कई बच्चे हैं जिन्होंने कहीं मर्डर किया है, कहीं रेप किया है, कभी कुछ किया है, उनको आप रिलीज कर देते हो 3 साल के करेक्शन होम में रखने के बाद। बट डेटा क्या निकल के आता है कि रिहेबिलिटेशन के बाद भी 33% ऐसे बच्चे रिकमिट करते हैं क्राइम को। ठीक है, और जो बच्चे चलिए छोटे मोटे क्राइम के लिए गए जैसे पॉकेट मार या इस तरह का कुछ, तो फिर ये प्यूनिटिव हो जाएगा और उसके साथ एक स्टिग्मा जुड़ जाएगा कि ये तो जेल जा चुका है। नेक्स्ट इज हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है चिल्ड्रंस का, मैंने अभी आपको ऑर्फनेज होम का एग्जांपल दिया पटना का। ठीक है, ट्रेन रिसोर्सेज नहीं है, उतनी मैन पावर नहीं है, उतने सेंसिटिव नहीं है वो लोग बच्चों के प्रति। नेक्स्ट इसकी एक्सप्लॉइटेशन होता है विद इन जुवेनाइल जस्टिस इंस्टीट्यूशन ऑल्सो। ऑलराइट, तो ये कुछ चैलेंजेस हो जाएंगे। चलिए ये 2 टॉपिक कंप्लीट होते हैं, तीसरे पे आते हैं, चूजिंग द राइट ट्रैक टू कट पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। अब आज की जो हमारा आर्टिकल था उसमें हमें पास डेटा क्या निकल के आया कि 22 में मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की एक रिपोर्ट कहती है कि पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस से करीब 1.5 लाख करोड़ का लॉस होता है हमारे गवर्नमेंट को। ठीक है, और ये ज्यादा होता है पेरिशेबल्स में जैसे मिल्क, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स और इस तरह की चीजों में। और 19% जो लॉस है वो होता है एक्सपोर्ट स्टेज पर। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, कॉजेज क्या क्या हैं कि क्यों हो रहे हैं ये इतने ज्यादा पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। देखिए पहला तो कॉज है कि हमारी एक ट्रॉपिकल कंट्री है, तो यहाँ का क्लाइमेट जो है वो ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल क्लाइमेट में प्रॉब्लम ये होती है कि टेम्परेचर बहुत हाई रहेगा, ह्यूमिडिटी बहुत हाई रहेगी, तो पेस्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक, कई बार डिजास्टर आ जाते हैं, जैसे बारिश बहुत तेज हो जाती है, हेल स्टॉर्म आ गया, ओके, ओले गिर जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो अनाज हमारा खुले में रखा हुआ है वो रॉटन होना शुरू हो जाता है और काफी सारा लॉस हो जाता है उसमें। नेक्स्ट इसके हमारे यहाँ अधिकतर हैं स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। अब इसका क्या लेना देना इससे, ठीक है, लेना देना इसलिए है क्योंकि 86% जो है हमारे वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं। ऑब्वियसली उनके पास ज्यादा कैपिटल नहीं होती, ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं होती, यानी कि वो ज्यादा टेक्नोलॉजी भी नहीं समझते हैं कि हम लोग किस तरीके से इस चीज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और छोटे छोटे लैंड है तो इकोनॉमी ऑफ स्केल भी उतनी ज्यादा नहीं आती है कि बहुत मैसिव अमाउंट ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जनरेट कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग मेडिटेरियन रीजन में पढ़ते हैं ना ट्रक फार्मिंग, वहां वो इतना सारा फ्रूट वेजिटेबल्स इकट्ठा करते हैं कि वो खुद से रेफ्रिजरेटर वाले ट्रक्स लेके चलते हैं, राइट। तो उस तरह की स्टोरेज कैपेसिटी हमारे फार्मर्स के पास तो नहीं है क्योंकि उनके पास ना इकोनॉमी ऑफ स्केल है और ना ही उतना लैंड है, ना कैपिटल है, ना टेक्नोलॉजी है। तो इसलिए उनके काफी सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वहीं पे रॉटन हो जाते हैं। दूसरा कि हमारे पास उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, जैसे मेजोरिटी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें हमारे पास कोई भी कोल्ड स्टोरेज नहीं है। और अगर अगर कोल्ड स्टोरेज नहीं है तो ऑब्वियसली बात है कि आप जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जो पेरिशेबल टाइप के होते हैं जैसे टोमेटो वगैरह, उनको ज्यादा दिन स्टोर नहीं कर सकते। तो फिर अल्टीमेटली आपको क्या करना पड़ता है, डिस्ट्रेस सेल करनी पड़ती है कि इस टाइम मार्केट में प्राइस इनकी कम है तो भी आपको सेल करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो रखे रखे खराब हो जाएंगे। कई बार आपने देखा होगा किसान आलू टमाटर लहसुन ये सब फेंक जाता है सड़कों पे नदियों में, वो कहता है कि इसको काटने तक की लागत नहीं निकल पाई है। नेक्स्ट इज अनटाइमली हार्वेस्ट। ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज कई बार किसान या तो अर्ली हार्वेस्ट कर लेता है या लेट हार्वेस्ट करता है, और उसका इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है उस प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों पर। इनसफिशिएंट ड्राइंग, कई बार जल्दी बेचने की जल्दबाजी में कई बार ड्राई नहीं किया जाता अल्टीमेटली, और फिर ये होता है कि वो वेट होता है और उसको जब हम दूसरे बाकी के अनाज के साथ रखते हैं तो अल्टीमेटली लीड टू स्पॉइलेज। ठीक है, तो बाकी के अनाज को भी खराब करता है। दूसरा इंसफिशिएंट क्लीनिंग, क्लीनिंग प्रॉपर नहीं की जाती है, उसकी वजह से कंटेमिनेशन होता है और हमारा क्वालिटी डिग्रेडेशन होता है और फिर कई बार तो एक्सपोर्ट करने के बाद वो रिजेक्ट भी हो जाता है। पुअर हैंडलिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन आपने देखा होगा ट्रकों में गिरता हुआ जाता है कई बार, ठीक है, या फिर आपने मंडी में देखा होगा कि जब वो बोरों में भरा जा रहा है तभी काफी सारा वेस्टेज हो जा रहा है। अगर हम इसको रिड्यूस कर लेते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को, तो इसमें बेनिफिट क्या होंगे, अब ये सारे बेनिफिट आप इजीली लिख सकते हैं। फर्स्ट है कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, ठीक है, अगर हमने स्टोरेज उसको प्रॉपर किया है, उसको ग्रेडिंग प्रॉपर की है,
और फिर ग्रेडिंग अच्छी होगी तो उसकी ब्रांडिंग अच्छी होगी। अगर ये सब हमने किया है तो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट अच्छी होगी और उस वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है वो बढ़ेगा। और हमने टारगेट क्या रखा है, हमने टारगेट रखा है $100 बिलियन का एक्सपोर्ट करना है, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बाय 2030। फार्मर की इनकम जो डबल करने का हमने टारगेट रखा था उसमें मदद मिलेगी, लॉस कम होगा तो। ओके, एंश्योर फूड सिक्योरिटी, हम लोग ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111 है आउट ऑफ 125। हम लोग प्राइस वोलेटिलिटी रिड्यूस करने में मदद मिलेगी, जैसे कि फार्मर को डिस्ट्रेस सेल ना करनी पड़े तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे कोल्ड स्टोरेज है उनमें स्टोर करके रखेंगे। जब जैसे टोमेटो या ओनियन इनके प्राइसेस बढ़ेंगे तब हम लोग उनको कोल्ड स्टोरेज से निकाल के मार्केट में रिलीज करेंगे, ठीक है। लेकिन उसमें जरूरी है कि पहले हम वो कोल्ड स्टोरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करें। रिड्यूस वेस्ट एंड मेक एग्रीकल्चर मोर एनवायरमेंट फ्रेंडली, ठीक है। कम से जब वेस्टेज कम होगा तो फूड सिक्योरिटी इंश्योर होगी होगी हमारी, बट उसके साथ साथ फिर हमें कम ग्रो करना पड़ेगा, तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो होते हैं वो कम होंगे, मीथेन एमिशन जो होते हैं राइस कल्टीवेशन से वो सब कम होंगे। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करें तो आपको यहाँ पे 5 गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स तो एटलीस्ट देखनी चाहिए, उसमें से 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने क्या बनाया है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, दैट इज 1 लाख करोड़ रुपीज का बना है। इसको ये मीडियम या लॉन्ग टर्म लोन देगा आपको बनाने के लिए, वेयर हाउसिंग, कम्युनिटी फार्मिंग एसेट्स या कोल्ड स्टोरेज, इस टाइप की चीजें बनाने के लिए आपको लोन मिलेगा यहाँ से। नेक्स्ट इज मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, यहाँ पे पूरा हमारा फोकस कहाँ पर है, हॉर्टिकल्चर। तो यहाँ पर भी सेटअप किए जाएंगे पैक हाउसेस, कोल्ड स्टोरेज, रीफर एक्सपोर्ट, उसके अलावा राइपनिंग चैम्बर्स वगैरह करने के लिए हम लोगों ने ये मिशन लॉन्च किया। नेक्स्ट इज किसान संपदा योजना, इसका भी टारगेट ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक। यहाँ पर भी हम लोग फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को बूस्ट करेंगे, इसके लिए हम लोग मेगा फूड पार्क्स बनाएंगे, ब्रांडिंग करेंगे, पैकेजिंग करेंगे। फसल बीमा योजना, तो यहाँ पे आपको पता ही है ये इंश्योरेंस करता है किसान को अगेंस्ट द वैगरीज ऑफ मॉनसून। एंड आईसीएआर ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है फॉर ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट नॉन एज सिफेट। ओके, तो ये हमने इसके बारे में जान लिया। बाकी चीजें तो न्यूज़पेपर के आर्टिकल में हमने जान ही ली थी कि रेलवेज ने कैसे इसमें मदद करी है, किसान रेल चलाई हुई है, ठीक है। वो रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट बनाए हुए हैं, ट्रक ऑन द व्हील बनाए गए हैं, क्योंकि हम लोग जो पेरिशेबल्स हैं अधिकतर ये किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रक्स के थ्रू। तो हमने क्या कर दिया, जो रेल के वैगन्स हैं उन्हीं के ऊपर इन ट्रक्स को लोड कर दिया जाएगा ताकि ये इनकी मूवमेंट थोड़ी सी फास्ट हो सके, ठीक है। ट्रक्स ऑन द व्हील, किसान रेल, रेफ्रिजरेट चैम्बर्स इन द रेलवे इटसेल्फ और पेरिशेबल्स, वो वहां पर हमने देख लिया था न्यूज आर्टिकल में। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।